गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में ये कहा जाना चाहिए कि वित्तीय प्रबंध में जब हम कोषों को एकत्रित करते हैं विभिन्न प्रतिभूतियों के माध्यम से, यानी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, उनके थ्रू प्राप्त जो भी फंड्स कलेक्ट होते हैं, उन फंड्स को कलेक्ट करने के बाद हमें उनकी कॉस्ट पे करनी होती है। समतांशधारियों की लागत होती है उनकी अपेक्षित प्रत्याय दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अधिमान अंशों के लिए उनकी एक निश्चित लाभांश दर होती है जिस पर उनसे कोष एकत्रित किए जाते हैं। ऋण पत्रों पर निश्चित ब्याज दर होती है, जैसा आप सभी जानते हैं। एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो पे की जाती है। इस तरह से इन सभी तीनों प्रतिभूतियों की या तीनों प्रकार के पूंजी की अपनी लागत होती है। अब ये लागत की अवधारणा जो है, जो कंसेप्ट है, वो इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि इसके आधार पर ही कंपनी निर्णय लेती है कि उसके द्वारा किए गए विनियोग लाभप्रद हैं या नहीं हैं। इसको अभी हम डिटेल में समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो फर्म को अपने विनियोग से अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बेसिकली पूंजी की लागत नहीं है, प्रत्याय दर है। आशय क्या हुआ कि फर्म ने अपने कोषों को जब विनियोग किया विभिन्न संपत्तियों में या प्रोजेक्ट्स में या परियोजनाओं में, उनमें कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद जो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी अर्न करती है, जो प्रत्याय दर कंपनी अर्न करती है, वह पूंजी की लागत से अधिक होनी चाहिए, तभी वह विनियोग लाभप्रद होंगे या प्रॉफिटेबल कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में इसको कट ऑफ रेट भी कहते हैं, क्योंकि कट ऑफ रेट का मतलब क्या है कि आपको पूंजी के विनियोग से मिनिमम ये रेट ऑफ रिटर्न मिलनी ही चाहिए जो कि लागत के बराबर हो। लागत और प्रत्याय दर जिस बिंदु पर बराबर होगी वो उसका विच्छेद बिंदु कहलाता है पूंजी कोषों का या पूंजी विनियोगों का। तो इसको एक एग्जांपल से भी आप समझ लो। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म है, उस फर्म में 1,00,000 रुपए का ऋण लिया जा रहा है ऋण पत्रों के माध्यम से, और ऋण पत्रों पर जो ब्याज दर है वो 10% है, यानी 10% ब्याज की लागत उस ऋण पत्रों की है जो कि कंपनी को पे करनी होगी। अब इसको प्रत्याय के आधार पर हम देखें तो क्या कहें कि इस 1,00,000 रुपए के विनियोग से कंपनी को कम से कम 10% का रेट ऑफ रिटर्न अर्जित करना चाहिए, तभी वह 10% का ब्याज दे पाएगी। ये तो हुई कट ऑफ रेट। और इन विनियोगों से यदि हमें अपने अंशधारियों के अंश पत्रों का मूल्य यदि बढ़ाना है या मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज करना है, तो हमें इसे 10% से ऊपर अर्जित करना होगा। तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि जो भी विनियोग किया जा रहा है उस विनियोग की अपनी लागत और उसकी प्रत्याय दर होती है। लागत तो क्या होती है, जो उस पूंजी कोष पर कंपनी को पे करनी है, और प्रत्याय दर वो है जो कि विनियोगों को उपयोग में लेने के बाद जो भी मतलब रेट ऑफ रिटर्न या लाभ प्राप्त हो रहा है वह उसकी प्रत्याय दर है। तो न्यूनतम दर तो वह होनी ही चाहिए जिससे कि लागत बराबर हो, लेकिन यदि कंपनी प्रॉफिटेबल स्टेज में जाना चाहती है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 10% की जो इंटरेस्ट रेट डिवेंचर्स पर दी जा रही है उससे उसकी दर ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वह एक कंफर्टेबल बिजनेस चला पाएगी या प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन कर पाएगी। अब पूंजी लागत अवधारणा का महत्व भी देख लेते हैं, यानी इस कंसेप्ट को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, हम क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। ये तो हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमें ये मालूम होना ही चाहिए। और ये हम जानते भी हैं कि हर पूंजी की अपनी लागत होती है और वह लागत ही उस पूंजी का पुरस्कार भी मानी जाती है, क्योंकि जब एक विनियोगकर्ता अपनी कैपिटल या अपने कोषों का विनियोग करता है तो उस पर वह क्या लेना चाहता है,
कुछ रिटर्न लेना चाहता है और यदि वह रिटर्न कंपनी उसको पे नहीं करती है तो वह विनियोग करना उसके लिए हानिप्रद होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख ही लिया, अब हम पॉइंट्स में भी उसको समझ लेते हैं। पूंजी संरचना निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना क्या है? एक ऐसी संरचना जिसमें डेट इक्विटी रेशो तय किया जाता है कि डेट कैपिटल कितनी होगी और इक्विटी कैपिटल क्या होगी, और उन दोनों में लागत की तुलना की जाती है और उस आधार पर देखा जाएगा कि हमारा डेट कितना महंगा है और इक्विटी के अकॉर्डिंग हम अपने अंशों के मूल्यों में कितनी वृद्धि कर पा रहे हैं। ये पूंजी की लागत के आधार पर ही निर्णय किया जाएगा। पूंजी बजट निर्णयों में सहायक। पूंजी बजट में क्या किया जाता है? दीर्घकालीन परियोजनाओं पर निर्णय लिए जाते हैं कि ये परियोजनाएं किसी भी संस्था के लिए उपयोगी हैं या नहीं, लाभप्रद हैं या नहीं, इस आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो ये निर्णय भी लागत के विश्लेषण के द्वारा ही किया जाएगा, यानी तीनों प्रकार की प्रतिभूतियों में ये देखा जाएगा कि उनकी अपनी लागत क्या है और उसी आधार पर उसका निर्णय लिया जाता है। वित्तीय स्रोतों का तुलनात्मक विश्लेषण। अब वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं? वही 3 स्रोत हैं, बल्कि आप फोर्थ भी ले सकते हैं। इक्विटी कैपिटल, अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बैंक से लिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण। इन चारों में लागतों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा। हर एक की दरें तय की जाएंगी, जैसे ऋण पर ब्याज निश्चित है, ऋण पत्रों पर ब्याज निश्चित है, अधिमान अंश पर लाभांश निश्चित होता है, और इसके अलावा समता अंशों की जो बाजार दर है, जो बाजार में उनको जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, वही रेट उनकी लागत मानी जाती है। तो उनका निर्णय लेते समय, किसी भी नए बिजनेस का निर्णय लेते समय ये देखा जाएगा कि कौन सी प्रतिभूति संस्था के लिए लाभप्रद होगी और कौन सी उसके लिए ज़्यादा महंगी होगी या लागतपूर्ण होगी। परियोजना लाभप्रदता का मूल्यांकन। परियोजना लाभप्रदता का मूल्यांकन लागत के आधार पर ही होगा। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल में भी आपको दिया कि मान लीजिए एक मशीन खरीदनी है, मशीन खरीदने के लिए कंपनी 5 लाख रुपए का ऋण लेती है और उस 5 लाख पर उसको 11% की ब्याज देना है। तो उस परियोजना या उस प्रोजेक्ट या उस मशीन को खरीदने के बाद ये देखा जाएगा कि उसकी संभावित आय या उस पर संभावित प्रत्याय दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, और उस आधार पर विभिन्न परियोजनाओं में से उसी का सिलेक्शन किया जाएगा या उसी का चयन किया जाएगा जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी कॉस्ट के कंपैरिजन में। फर्म की संभावित आय एवं जोखिम का अनुमान। फर्म की जो संभावित आय है उस आधार पर भी इन्वेस्टर ये देखता है कि वो कितना जोखिमपूर्ण है। मान लीजिए फर्म अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी प्रकार का कोई लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाती है, फर्म की संभावित आय भी बहुत कम हो रही है या होने जा रही है या उसको ज़्यादा प्रत्याय दर नहीं मिल रही है अपने विनियोगों पर, तो ये देखा जाएगा कि विनियोजक अपने विनियोग पर जोखिम महसूस कर रहा है या उसको जोखिम लग रहा है। क्योंकि जब फर्म अपनी आय अर्जित नहीं कर रही है तो जोखिमपूर्ण विनियोग होगा, तो ये संस्था के लिए आगे के लिए या व्यवसाय करने की दृष्टि से ये उचित नहीं है, और ये भी लागत के आधार पर ही आय और जोखिम का कंपैरिजन किया जाता है। लाभांश नीति एवं कार्यशील पूंजी निर्णय। लाभांश नीति का निर्णय क्या होता है? डिविडेंड पॉलिसी, कि भाई डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया जाए, कितना नहीं किया जाए, क्योंकि लाभांश वही अमाउंट होता है जो कि सामान्य अंशधारियों के लिए जो राशि बचती है, अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हर कंपनी अपना एक अलग पॉलिसी डिसाइड करती है। टाइम टू टाइम जैसे भी स्थितियां होती हैं बिजनेस की या मार्केट की, अकॉर्डिंगली डिसाइड किए जाते हैं। यदि मान लीजिए अंशधारी बाजार की दरों के आधार पर अपेक्षा रखते हैं अधिक अपने लाभांश की, तो उन्हें लाभांश दिया जाना ज़्यादा जरूरी होगा। यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो अंशधारियों का कंपनी से विश्वास उठेगा, उनकी मार्केट रेट कम हो जाएगी, उनकी ख्याति में कमी होगी और इसके कई सारे दूरगामी परिणाम निकलेंगे।
कार्यशील पूंजी निर्णय का मतलब, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस का मतलब भी यही है कि कार्यशील पूंजी कितनी मात्रा में चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितनी मात्रा में चाहिए, और उसकी क्वांटिटी उसकी कॉस्ट के हिसाब से ही तय की जाएगी। यदि कार्यशील पूंजी बहुत महंगी हो रही है तो संस्था उस लागत के आधार पर या कार्यशील पूंजी की कॉस्ट को देखते हुए उस निर्णय के बारे में उसके बारे में निर्णय लेगी कि उसको आगे अपनी नई परियोजनाओं पर किस तरह से कार्य करना है। तो पूंजी लागत की अवधारणा का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक फाइनेंशियल मैनेजर जो वित्तीय प्रबंध का कार्य कर रहा है, जो वित्तीय कोषों के बारे में संपूर्ण निर्णय ऐसे लेता है जिससे लागत और प्रत्यय दोनों में एक मतलब कट ऑफ पॉइंट के अलावा एक प्रत्यय दर अधिक मात्रा में मिले, क्योंकि उसका जो परिणाम कंपनी के आगे के मतलब बिजनेस पर पड़ेगा वो बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, ट्रेड साइकिल्स आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट में, और उन फ्लक्चुएशंस का प्रभाव लागत पर और प्रत्यय पर दोनों पर ही पड़ता है। जैसा कि इंग्लिश में भी मैंने इनका सारा ट्रांसलेट किया है। हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजट बनाते समय भी हमें कैपिटल की कॉस्ट को मेजर करना होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस किए जाते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कौन से हैं, दीज आर 3: इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड बैंक लोन्स। Evaluation of profitability of project. If you are thinking about a new project, then you compare the profitability and cost of a project. Forecasting of income and risk of a project. This is very much important. A firm can decide after the analysis of income and risk potential in the project. Dividend policy and working capital decisions. These are very important decisions in the company, because dividends are the main source of internal financial resource. तो डिविडेंड पॉलिसी के बेसिस पर वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, दोनों ही डिसीजंस लिए जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पर। चलिए आगे हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। थैंक यू।